नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के इस सेशन के अंदर हम जो टेस्ट है 05 पांचवा जो टेस्ट हुआ था उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ ये टेस्ट रहा किसका, इस चीज़ पर भी हम देखें तो ये था जो प्लांट टैक्सोनॉमी का जो पार्ट है जिसके अंतर्गत ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, कवक है, फंजाई है और एल्गी शैवाल है। इन सब पर हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आप इसी लेवल के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और जो प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो पीछे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये 47 प्रश्नों के आसपास बायो के जो प्रश्न हैं इनको आपको अच्छे से देखना है और इस तरीके के जो प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे जब भी आप ये यूनिट करें प्लांट टैक्सोनॉमी में। ये बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। कई बार एसीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें 20 से 25 प्रश्न वहां से अकेली यूनिट से पूछे गए थे, 30 के आसपास सॉरी प्रश्न। और ऐसा सेकंड ग्रेड में भी हो सकता है कि 4-5 प्रश्न वो एक यूनिट से ही उठा ले, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 4 से 5 प्रश्न यहाँ से उठाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी वो भी आपको अच्छे से जब आएगा आगे, जिसके अंतर्गत विषाणु है, जीवाणु है, इस टाइप के जो माइकोप्लाज्मा है और इस तरह के जो टॉपिक हैं उसमें है 3-4 टॉपिक वो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है और ये है हमारा प्लांट टैक्सोनॉमी। इन दोनों को मिलाकर भी प्लांट टैक्सोनॉमी अपने बोल सकते हैं महत्वपूर्ण अपने आप में। आपको इस यूनिट को छोड़ना नहीं है। जो राजस्थान बोर्ड की बुक, एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं उनको ही आपको हल करना है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप निश्चिंत रहें, जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है या आप इस तरीके से आपको पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज कि आपको पढ़ना क्या है। जब भी आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इन प्रश्नों का दोहराव जरूर करें। लास्ट के अंदर जब ये जनवरी में हमारी टेस्ट सीरीज खत्म होगी तो इसकी जो संशोधित पीपीटी है और जो इसकी पेपर है वो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसमें द्वारा जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं जब हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि कई बार पेपर में गलतियां भी होती है कुछ, तो उनको सुधारने के लिए अब ऐप के अंदर वो चीजें इंक्लूड नहीं हो पाती है, कभी गलतियां हो भी जाती है तो आप निश्चिंत रहे, उन गलतियों को हम सुधारते हैं ऐप पेपर होने के बाद और उनको लास्ट के अंदर आपको सभी फाइल्स एक साथ 15 जो फाइल होंगी उनको एक साथ ऑप्शन आपको डाउनलोड का मिलेगा। जब आप डाउनलोड कर लें उनको आप घर पे भी एक फाइल बना लें ताकि उनको बार बार दोबारा भी पढ़ सके। हम शुरुआत करते हैं कि पहला जो हमारा प्रश्न है कि परालैंगिक जनन पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोल सकते हैं। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब बात हो रही है, ऑप्शंस देखो अलग अलग हैं। अब बात हो रही है कवक की, तो कवक की एक क्लास है जिसके अंदर पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ऐसा ही एक साइनोफाइसी जो कि शैवाल के अंदर है वहां भी ये पाया जाता है। तो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में कोई सा भी पूछे वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि शैवालों में तो कौन सी क्लास, साइनोफाइसी। और ड्यूटेरोमाइसेटीज जो क्लास है किसकी, ड्यूटेरोमाइसेटीज की हम बात करें कवक के अंदर, उसमें क्या पाया जाता है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन हो सकता है, एक अलैंगिक जनन का प्रकार है अलग से। हालांकि इसमें सभी क्लासों के अंदर जहां लैंगिक जनन नहीं पाया जाता उसके स्थान पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसे बोलते हैं परालैंगिक जनन, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कवक की। फंजाई के अंदर 4 भागों में बांटा है, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज। और इसके अंदर ये ड्यूटेरोमाइसेटीज एकमात्र ऐसी क्लास है जहां पर आपका पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, वह कवक जो गोबर पर उगती है, वह कवक जो गोबर पर उगती है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी कवक है जो गोबर पर उगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गोबर पर जो उगने वाली कवक है उसको विशेष नाम दिया गया है कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस कहेंगे जो कवक गोबर पर उगती है। कई बार डग फंजाई भी इसको बोलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एपिजाइलिक होगी, कोप्रोफिलिक होगी, टेरोफिलिक होगी या जाइलोफिलस। इसका सही उत्तर होगा कोप्रोफिलस, ये आपको ध्यान में रखना है। डोलीपोर सेप्टम किसकी विशेषता है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, पूरे क्लास की विशेषता है कि डोलीपोर जो सेप्टम है
वो किसकी विशेषता है। अब मिक्सोमाइसिटीज है, फाइकोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ये बात हो रही है हमारी कवक के अंदर। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज 4 क्लासेज हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करें कि डोलीपोर जो सेप्टम है वो किसकी विशेषता है। बेसिडियोमाइसिटीज जो क्लास है उसमें डोलीपोर सेप्टम विशेषता है। 2 कोशिकाएं हैं जो आपस में जोड़कर डोलीपोर नामक संरचना बनाती है, तो उसको हम डोलीपोर बोल सकते हैं। इस तरह क्लैंप कनेक्शन जो होते हैं ये भी किसकी विशेषता है, क्लैंप कनेक्शन भी बेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता है। अब डोलीपोर जो सेप्टम है किसकी विशेषता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हम इसको डोलीपोर कनेक्शन, डोलीपोर सेप्टम इसको बोल सकते हैं, और किसकी विशेषता है, बेसिडियोमाइसिटीज की। क्लैंप कनेक्शन उपस्थित होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्लैंप कनेक्शन उपस्थित होते हैं। यही नाम अभी डोलीपोर आया था और वहीं घुमाकर इसको वापस क्लैंप कनेक्शन दे दिया, तो ये भी किसकी विशेषता है, बेसिडियोमाइसिटीज की विशेषता है। जब भी आप कवक का वर्गीकरण पढ़ें तो सबसे पहले आपको इनका सिंपल क्लासिफिकेशन ध्यान में होना चाहिए। आपको पता है कि शॉर्ट में यदि हम करें फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज को वापस उन्होंने 4 सब क्लास के अंदर बांटा है। काइट्रीडियोमाइसिटीज, पहले इसमें कौन सी क्लास है, काइट्रीडियो, यहां से सेकंड ग्रेड में पर्सन भी आया था शायद पिछली बार। काइट्रीडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज, ऊमाइसिटीज जिसमें एकमात्र जिसमें सेलुलोज पाई जाती है, और जाइगोमाइसिटीज। ये इसकी सब, तो आप थोड़ा सा आउटर जो क्लासिफिकेशन है वो ध्यान रखें ताकि इनके एग्जांपल आप उस बेस पर ध्यान में रख सकते हैं। हमने कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा जब पढ़ा था तब भी मैंने बताया था आउटर क्लासिफिकेशन इसका आपको ध्यान में रखना है। क्यों रखना है, ताकि आपको पता चले कि ये फाइकोमाइसिटीज में है, ये एस्को में है, बेसिडियो में। एग्जाम्पल मिक्स हो जाते हैं, कई बार एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एग्जाम्पल किस क्लास से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्तंभ फर्स्ट और सेकंड का मिलान कर सही कूट का चयन आपको करना है। स्तंभ फर्स्ट है, स्तंभ सेकंड है। इसमें यदि हम देखें पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, अब इनका जो क्लासिफिकेशन दे रखा है उनको मिलान करना है, भाई कौन सा सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम है एक तरह से इनके। स्तंभ एक के अंदर जैसे पेनिसिलियम है उसको किस नाम से जाना जाता है, एस्परजिलस है उसको किस नाम से जाना जाता है, और क्लेविसेप्स है उसको किस नाम से जाना। जैसे हम पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम को हम बोलते हैं ब्लू या ग्रीन मोल्ड, दोनों में से एक, ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड बोलते हैं। एस्परजिलस को ब्लैक या ब्राउन बोलते हैं, ब्लैक या ब्राउन बिल्कुल सही है। न्यूरोस्पोरा आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण पादप जगत का, न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है पादप जगत का, जिसे ड्रोसोफिला बोलते हैं न्यूरोस्पोरा। इस पर रेड एंड पिंक मोल्ड इसको बोलते हैं। क्लेविसेप्स अर्गट डिजीज के लिए जिम्मेदार है। अर्गट डिजीज होती है किससे, क्लेविसेप्स से। तो ये बिल्कुल सही है, चारों मिलान आपस में सही किए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारणी कि पेनिसिलियम को अब वहां अकेला ब्लू भी दे सकता है, ग्रीन भी दे सकता है, एस्परजिलस को ब्लैक भी दे सकता है, ब्राउन भी दे सकता है, न्यूरोस्पोरा को रेड या पिंक दोनों में से एक दे सकता है, और क्लेविसेप्स अर्गट डिजीज। ये सभी आपस में इनका जो मिलान है, इन कूटों का मिलान बहुत ही सही तरीके से किया गया है। 1, 2, 3 और 4। अगला जो सही उत्तर, अगला जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। इनको ध्यान में रखना है आपको, नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सभी अलग अलग क्लास से रिलेटेड हैं, बात कवक की हो रही है। इंकी कैप मशरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंकी कैप मशरूम कहा जाता है, इसे कहा जाता है जो शाही बनती है, शाही से, एक ऐसी कवक जो स्याही का निर्माण करती है। हमने स्याही ग्रंथियां भी पढ़ा था इसके अंदर, मोलस्का के अंदर। यहां है इंकी कैप मशरूम, जहां कौन सी मशरूम है जो शाही के लिए जिम्मेदार है, तो इसका होगा कोप्रिनस मस्केटस। कोप्रिनस मस्केटस से शाही बनती है, शाही का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है आर्थिक दृष्टि से। जब भी आप शैवाल और कवक, मुख्य रूप से दोनों के अंदर आपको टैक्सोनॉमी के ये 2 पार्ट है, इनमें ज्यादातर आर्थिक महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप आर्थिक महत्व हमेशा जब भी आप पढ़ें तो आप उनका आर्थिक महत्व जरूर ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा संभावना आर्थिक महत्व की है, या जनरल कैरेक्टर जो अन्य से भिन्न हो, इस प्रकार के लक्षण इनसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्लासिफिकेशन के अंदर
की जो शब्दावली है वो महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आपसे क्लासिफिकेशन का प्रश्न नहीं आता है। क्लासिफिकेशन के अंदर जो आर्थिक महत्व के जंतु है, पादप है या अन्य चीजें हैं, उनसे आपसे प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आर्थिक महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली यूनिट में जब हम फूल फैमिली पढ़ेंगे अगले टेस्ट के अंदर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण, उनमें भी आर्थिक महत्व का दे रखा है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें टॉपिक को जब भी आप पढ़ते हैं। पिजाइजा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़ा अलग सा नाम है। एक बार कॉलेज लेक्चरर बोटनी के अंदर पूछा हुआ है कि ये किससे रिलेटेड है। क्लास सेम वो ही 4 क्लासिफिकेशन दे रखे हैं कि ये संबंधित किससे है, मतलब इसका उदाहरण अगले ने पूछा है पिजाइजा जो है वो किससे संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा एस्कोमाइसेटीज में पिजाइजा नामक जो एग्जाम्पल है किसमें पाया जाता है, एस्कोमाइसेटीज में। टिक्का रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि टिक्का रोग क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है प्रश्न कि टिक्का रोग किससे रिलेटेड है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि टिक्का रोग, मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है ये किससे रिलेटेड है। बहुत ही देखो एक एग्जांपल है सीरोस्पोरा पर्सिनोटा, सीरोस्पोरा पर्सिनोटा। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो हमारी फैमिली है इसके अंदर, कवक के अंदर, उसका एक एग्जाम्पल है कि सीरोस्पोरा पर्सिनोटा के द्वारा क्या होता है, मूंगफली के अंदर टिक्का रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरोस्पोरा। ये भी पूछा जा सकता है कि सीरोस्पोरा पर्सिनोटा के द्वारा मूंगफली के अंदर टिक्का रोग उत्पन्न किया जाता है, किससे रिलेटेड है, ड्यूटेरोमाइसिटीज से रिलेटेड है। धान का ब्लास्ट रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे रोग भी आर्थिक महत्व में है ये कि धान का जो ब्लास्ट रोग है वो किससे होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि धान का जो ब्लास्ट रोग है वो किससे रिलेटेड है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पायरिक्यूलेरिया प्रजाति द्वारा। पायरिक्यूलेरिया प्रजाति द्वारा ये रोग होता है। अल्टरनेरिया द्वारा नहीं होगा, कोलेट्राइकम द्वारा नहीं होगा, फ्यूजेरियम द्वारा नहीं होगा, किसके द्वारा, पायरिक्यूलेरिया नामक जाति द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि धान का जो ब्लास्ट रोग है वो किससे होता है, पायरिक्यूलेरिया जाति द्वारा होता है। वर्णकों के संगठन में कौन सा समूह है, बात सवाल की हो रही है यहां पर। जब भी आप सवाल पढ़ें इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंट प्लस पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, सार्वत्रिक वर्णक कौन से, इस टाइप के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो हम बात करें वर्णकों के संगठन में कौन सा समूह समानता रखता है, मतलब ऐसा कौन सा समूह है जिनमें दोनों बिल्कुल सेम प्रकार के वर्णक है जो पाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लाल सेवाल और नीली हरी जो सेवाल है उनके अंदर सेम प्रकार का रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोले, या साइनोफाइसी जिसको बोल सकते हैं, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी के अंदर वर्णक है जो समान है जो पाए जाते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता, या इसमें करेक्शन भी शायद था, भूरी सेवाल यहां पर कर दिया गया, पेपर में आपके शायद ये सेम थे ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3 नंबर, लाल सेवाल व नीली हरी सेवाल जिसको बोलते हैं रेड एल्गी एंड साइनोफाइसी या रोडोफाइसी। इस प्रकार का जो वर्गीकरण है इसमें वर्णक हैं जो सेम पाए जाएंगे, क्लोरोफिल ए और डी, क्लोरोफिल ए और डी इनमें भी नील हरी सेवाल के अंदर भी ये जो सेम वर्णक है दोनों में पाए जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चाय का लाल कीट रोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चाय का जो लाल कीट रोग है वो किसके द्वारा होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार बहुत लगातार 2-3 एग्जाम में लगातार पूछा गया कि चाय का जो लाल कीट रोग है वो किसके द्वारा होता है। आपको ये पता है कि ये ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है। चाय का जो लाल कीट रोग है किसके द्वारा होता है, ग्रीन एल्गी के द्वारा। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सिफेल्यूरोस जो इसकी प्रजाति का नाम किसके द्वारा होता है। ये तो हमें पता है हरी सेवाल द्वारा हो रहा है, सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस। ये जाती है सिफेल्यूरोस, किसके द्वारा होगा, ग्रीन एल्गी है, और सिफेल्यूरोस द्वारा क्या होगा, लाल कीट रोग किसके अंदर, चाय के अंदर लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है, सिफेल्यूरोस के द्वारा होता है। अब इस तरह के एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, शायद एक बार लेब असिस्टेंट में भी पूछा हुआ है। तो आपको इसको ध्यान में, 2 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं कि लाल कीट रोग संबंधित किससे है। अब दिखने को हम ज्यादातर क्या कहाँ जाते हैं, हमारा टिक लाल सेवाल पर, लेकिन लाल सेवाल नहीं है, ये है ग्रीन एल्गी। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है ग्रीन एल्गी द्वारा, और ग्रीन एल्गी में भी कौन सी प्रजाति, सिफेल्यूरोस प्रजाति द्वारा होता है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रोडोफाइसी में कौन से वर्णक पाए जाते हैं। कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि रोडोफाइसी के अंदर कौन कौन से, हम अभी ये पता है कि देखो, ये तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लोरोफिल ए और बी सार्वत्रिक वर्णक है, सभी के अंदर पाए जाते हैं। सॉरी, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन क्या होते हैं, सभी में। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि सार्वत्रिक वर्णक यूनिवर्सल पिगमेंट कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है और बीटा कैरोटीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये बात पूछ रहा है रोडोफाइसी के अंदर, जब भी आप एल्गी पढ़ें तो इसकी एक सारणी आप तैयार कर लें, हालांकि मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर डाली भी हुई है, आगे दोबारा ग्रुप में शेयर कर देंगे जैसे नोट्स तैयार हो जाएंगे। कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स के, तो वो उसमें एक सारणी आपको कॉमन बनानी है जिसके अंदर क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, जेंथोफाइसी है, सभी को हम फैमिली को लिखते हैं। उसके बाद इधर इनके जो विशेषताएं, इनमें किस प्रकार का भोज्य पदार्थ स्टोरेज होता है, वर्णक कौन कौन से पाए जाते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार का पाया जाता है, ऐसी एक सारणी आपको तैयार करनी ताकि एक साथ हमें याद हो जाए। ये चीजें आप अलग अलग लिखोगे तो आपको याद नहीं होगा, एक कॉमन सारणी के अंदर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक कौन कौन से, देखो क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, डी भी पाया जाएगा, बीटा भी पाया जाएगा। अब यहाँ ए और बीटा कैरोटीन सब में है, डी विशेष है। डी किस में पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन और फ्यूकोजेंथिन, ये है रोडोफाइसी का वर्णक है जो पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइकोबिलिन्स, कई बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है, फाइकोबिलिन्स किस शैवाल वर्ग की विशेषता है। फाइकोबिलिन्स सभी में नहीं पाए जाएंगे, एक तो रोडोफाइसी में पाए जाएंगे फाइकोबिलिन्स और एक पाए जाएंगे साइनोफाइसी में। हमने आपको बताया था रोडोफाइसी और साइनोफाइसी वर्णक की दृष्टि से दोनों समान है, इनमें समान प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो ये किसकी विशेषता है, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी की विशेषता है। आइरिस मोस एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइरिस मोस एक है, बहुत ही एग्जाम महत्वपूर्ण है, जिसको कॉन्ड्रस क्रिप्सस बोलते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, क्रिस्पस। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि कॉन्ड्रस क्रिप्सस क्या है। कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसको बोलते हैं आइरिस मोस। हालांकि नाम के पीछे क्या लग रहा है, मोस, लेकिन ये हकीकत में क्या है, मोस नहीं है। आइरिस मोस क्या है, हकीकत में मोस नहीं है। अब आइरिस मोस क्या है आपको ये बताना है भी, कॉन्ड्रस क्रिप्सस क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये एक प्रकार का शैवाल है, वास्तविक मोस है, लाइकेन है या ब्रायोफाइट है। तो ये एक प्रकार का क्या है, शैवाल है, जिसको आइरिस मोस बोलते हैं। इसका अन्य नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस या आइरिस मोस। ये क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, मोस नहीं है। इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछा हुआ है ये एग्जाम एसीएफ में, तो आप ऐसे प्रश्नों पर भी गौर रखें, ध्यान रखें कि वास्तव में मोस है या नहीं। आपको पता होगा मोस एक प्रकार के क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं, और ब्रायोफाइट्स के हम यदि वर्गीकरण की बात करें तो 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 क्लासेस मुख्य रूप से बांटी गई है, जिसमें कौन कौन सी है, साइलोप्सिडा है, लाइकोप्स नहीं, हिपेटिकोप्सिडा है, एंथोसिरोप्सिडा है और ब्रायोप्सिडा है। हिपेटिकोप्सिडा, इनका आप वर्गीकरण जरूर ध्यान रखें मोटा मोटे रूप से। एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, मतलब मोस जो है इस क्लास को बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। ये मोस क्लास लास्ट क्लास है किसकी, ब्रायोफाइट्स के अंदर। पायरिनोइड शैवालों की विशेषता है, एक पायरिनोइड बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिनोइड का पाया जाना शैवालों का महत्वपूर्ण लक्षण है। पायरिनोइड्स का पाया जाना शैवालों का महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन पायरिनोइड बना किसका होता है ये आपको बताना है। ये स्कूल लेक्चरर में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था शायद 2013 या 15 के एग्जाम में, कि प्रोटीन का केंद्र और स्टार्च से घिरा हो क्या होता है। पायरिनोइड इस प्रकार हम बनाएं कि इसमें जो बाहरी झिल्ली है वो तो किसकी होगी, मंड बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, स्टार्च भी बोल सकते हैं। दोनों में से एक आपको वहां देखने को मिलेगा, स्टार्च या मंड। ये तो हो गया बाहरी झिल्ली। और आंतर में क्या होता है, आंतरिक के अंदर मध्य में क्या होगा, ये प्रोटीन की परत होती है। अंदर प्रोटीन, जब प्रोटीन चारों ओर से किसके द्वारा घिरा हो, मंड के द्वारा घिरा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पायरेनोइड बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
अगर अगर किससे प्राप्त होता है, कई बार अगार अगार भी लिखा होता है, अगर अगर भी लिखा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इससे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि अगार अगार बना किसका होता है। अब या तो यहां से ये पूछ सकता है आपसे कि इसका जो एग्जाम्पल है किसका है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, आपने नाम सुना होगा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया या इसको बोलते हैं जिलेडियम। ये दोनों एक प्रकार की लाल एल्गी है, रेड एल्गी है। इनके द्वारा क्या प्राप्त होता है, अगर अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लाल एल्गी। किस शैवाल वर्ग में गतिशील अवस्था नहीं पाई जाती, किस शैवाल वर्ग में गतिशील जो अवस्था है वो नहीं पाई जाती है। अब गतिशील शैवाल किस में नहीं पाए जाते, एक तो लाल शैवालों के अंदर गतिशील अवस्था नहीं पाई जाती है, रेड एल्गी होती है, वो एचएल प्रकार की होती है। गतिशील अवस्था का मतलब है इनमें फ्लैजेला या सीलिया नहीं पाए जाएंगे। एक तो लाल एल्गी है। अब लाल एल्गी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। लाल एल्गी के साथ ग्रीन शैवालों में पाई जाती है, भूरे शैवाल भी पाई जाते हैं, नील हरित शैवाल यहां नहीं पाई जाती। तो मैंने आपको बताया था, बार बार वही प्रश्न घूम के आ रहा है कि लाल शैवाल किससे मिलते जुलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी, रोडोफाइसी या साइनोफाइसी। इनमें वर्णक समान होते हैं, इनमें दोनों के बहुत सी समानताएं हैं दोनों के अंदर। इसीलिए हमने बताया था कि दोनों समानता की दृष्टि से कौन से समान है, जिनमें समान प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, लक्षण भी लगभग समान है। तो ये है लाल शैवाल और ब्लू ग्रीन एल्गी। सही कूट का चयन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ इस प्रकार के प्रश्न, अन्य नाम जो दे रखे हैं, जैसे पोंड स्पाइरोगायरा होगा, ये स्पाइरोग नहीं है, पोंड वूल। बहुत एग्जाम में सही कूट का चयन आपको करना है केवल कि एक प्रकार का इनमें सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। जैसे बात करें हम क्लोरोफाइसी के अंदर, आपने नाम सुना होगा कि स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा को पोंड सिल्क बोलते हैं। स्पाइरोगायरा को क्या बोलते हैं, पोंड सिल्क बोलते हैं। स्पाइरोगायरा पोंड सिल्क। और यूलोथ्रिक्स होता है वो पोंड वूल कहलाता है। यूलोथ्रिक्स क्या होगा, पोंड वूल। पोंड वूल कौन होगा, यूलोथ्रिक्स होगा। ये स्पाइरोगायरा है, इसको आप सही कर लें, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में क्या होगा, पोंड वूल नहीं होगा, पोंड सिल्क होगा। पोंड सिल्क को क्या बोलेंगे, स्पाइरोगायरा। ये सभी ग्रीन एल्गी हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये सही कूट, ये भी गलत है। समुद्री सलाद, पोंड्रस क्रिप्सिस तो आयरिस मोस था, समुद्री सलाद तो नहीं। अलवा को बोलते हैं समुद्री सलाद, अलवा को क्या बोलते हैं, समुद्री सलाद बोलते हैं। समुद्री सलाद की जगह क्या आएगा, अलवा। तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता, ये भी गलत है। आयरिस मोस, पोंड्रस क्रिप्सिस होगा आयरिस मोस, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और पोरफायरा, ये बिल्कुल सही है। पोरफायरा क्या, एक प्रकार की खाद्य शैवाल है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खाद्य शैवाल होगा, पोरफायरा होगा खाद्य शैवाल। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय शैवाल विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है। भारतीय की बात कर रहा है, एमओपी अयंगर, एमओपी अयंगर है जो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक। रोडोफाइसी में संचित भोजन क्या होता है, आपको पता होगा। शैवाल के अंदर जो संचित भोजन है, कवक के अंदर जैसे कॉमन रूप से क्या होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। 2013 की जब सेकंड ग्रेड, 11 की सेकंड ग्रेड हुई तो वहां इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन 16 के बाद स्टैंडर्ड बढ़ा ग्रेड सेकंड का, तो वहां इस प्रकार के प्रश्नों की संभावना नहीं है। फिर भी लेकिन आपको कॉमन चीज है, ध्यान में रखना है। स्टारच की हम बात करें तो ये आपको पता है शैवाल के अंदर पाया जाता है। स्टारच, शैवाल, स्टारच शैवाल के अंदर है। ये पूछ रहा है कि रोडोफाइसी में किस प्रकार का पाया जाता है। तब आपको जब आप सारणी बनाएंगे, वो सारणी के अंदर आपको कॉमन रूप से लिखना है। अलग अलग केवल 2 ही क्लास इसकी शैवाल की ऐसी है जिनमें अलग प्रकार का भोज्य पदार्थ, जिसका विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ पाया जाता है। जैसे हम बात करें रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में स्टार्च किस प्रकार का, फ्लोरिडियन स्टार्च, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं। रोडोफाइसी के अंदर जो भोजन में पाया जाएगा, और जो साइनोफाइसी के अंदर पाया जाता है उसे बोलते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। ये 2 आपको विशेष स्टार्च ध्यान में रखने। और प्रश्न यदि आएगा तो अब
कॉमन नहीं पूछा जाएगा, इस प्रकार का पूछा जाएगा कि रेड एल्गी में किस प्रकार का भोज्य पदार्थ है, तो फ्लोरिडियन प्रकार का भोज्य पदार्थ पाया जाता है। किस शैवाल वर्ग में परालैंगिकता पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस प्रकार की शैवाल में पाया जाता है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पैरासेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो शैवाल के अंदर भी पूछा जाता है और कवक के अंदर। कवक में हमने देखा था ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर किस प्रकार का था, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। और यहां यदि हम बात करें तो साइनोफाइसी के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइटा के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। टेरिडोफाइटा के संबंध में गलत कथन का जो आपको चयन है जो यहां करना है, इसमें गलत कथन कौन सा है। पहला देखो, टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स क्या होती है, या वाहिकाएं, दो चीजें होती है, तो वाहिनिकाएं उनको ट्रेकिड्स बोलते हैं, वाहिकाएं वेसल्स अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। ट्रेकिड्स पाई जाती है, वेसल्स एब्सेंट होती है। इनके फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, बिल्कुल सही है। कंपेनियन सेल जिसको बोलते हैं, कंपेनियन सेल या सहायक कोशिकाएं। टेरिडोफाइटा को असहवनीय क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ये बात नहीं जमी। टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगैम्स जरूर है लेकिन सहवनीय क्रिप्टोगैम्स है, असहवनीय नहीं है। ये इसका जो सही उत्तर होना चाहिए। आगे और देखते हैं, टेरिडियम व सिलेजिनेला के जाइलम में आभासी वाहिकाएं पाई जाती है, ये भी गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टेरिडोफाइटा को असहवनीय क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। 3 नंबर इसका उत्तर होगा जो सही होगा। 22 में क्या होगा, 3 नंबर। शंकुधारी टेरिडोफाइट्स हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 4 क्लासेस हैं। साइलोप्सिडा है, स्फिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, फिलिसिनी या फर्न। लास्ट जो क्लास है वो है फिलिसिनी बोल दो या फर्न बोल दो। फिलिसिनी बोल सकते हैं या फर्न बोल सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है, देखो अब अलग अलग चीजें हैं। यहां फर्न किसके अंदर है, फर्न पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर मोस पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा के अंदर। ये भी काफी कंफ्यूजन है कई बार। तो फर्न आपको किसमें ध्यान में रखना है, फिलिसिनी या फर्न बोलेंगे। साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा है और फिलिसिनी। अब ये कह रहा है शंकुधारी टेरिडोफाइट, इसमें 2 जो वर्ग हैं वो किस प्रकार के कहलाएंगे, शंकुधारी वर्ग कहलाते हैं। 2 वर्ग ऐसे हैं जो शंकुधारी वर्ग कहलाएंगे, जिसमें लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा। लाइकोप्सिडा बीच वाले जो दोनों वर्ग हैं वो क्या कहलाएंगे, शंकुधारी पादप कहलाते हैं, शंकुधारी टेरिडोफाइट कहलाते हैं। यदि हम देखें लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा किस में आएंगे, शंकुधारी टेरिडोफाइट के अंदर आएंगे। पादप जगत में सर्वाधिक स्पष्ट प्रकार का पीडी एकांतरण पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादप जगत के अंदर सर्वाधिक स्पष्ट जो प्रकार का पीडी एकांतरण है वो किस में पाया जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये पाया जाता है टेरिडोफाइट के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक स्पष्ट प्रकार का पीडी एकांतरण किस में पाया जाता है, टेरिडोफाइट के अंदर। विषम आकार की, एक दोबारा सेम प्रश्न है, विषम आकार की पीडी एकांतरण सहित स्वतंत्र रूपी युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद पीढ़ियों का पाया जाना किसका लक्षण है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में कि विषम आकार की पीढ़ी एकांतरण और स्पष्ट प्रकार का एकांतरण सहित स्वतंत्र रूपी युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद पीढ़ियां का पाया जाना, यह भी किसका लक्षण है, टेरिडोफाइट्स के अंदर ही पाया जाएगा कि स्वतंत्र रूपी युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। बीजाणुद्भिद पीढ़ियों का पाया जाना किसका विशेष लक्षण है, टेरिडोफाइट का। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एजोला बहुत ही इंपॉर्टेंट और देखने में कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि एजोला अपने आप में आपको पता है कि क्या है, एक फर्न है। एजोला एक प्रकार की फर्न है और फर्न का मतलब क्या है, एक जैविक खाद है। ये फर्न का मतलब है कि ये किसके अंतर्गत आ रहा है, चौथा जो वर्ग अभी अपने ने लिखा था टेरिडोफाइटा के अंदर, साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्पिनोप्सिडा या फिलिसिनी या फर्न है एजोला, और एक जैविक खाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखने में ये सवाल भी लगती है, मोस भी लगती है, कंफ्यूज है, तो आपको ध्यान रखना क्या है, फर्न है। एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है।
यदि जिम्नोस्पर्म में एगोनित एक न्यूमेरिकल टाइप है, दोनों कॉमन है, ये टेक्स्ट जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है वहां भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां भी यदि जिम्नोस्पर्म में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 12 है। अगुणित गुणसूत्र कितने हैं, 12। अगुणित गुणसूत्र कितने हैं, 12 हैं। इसकी जड़ तथा भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, जड़ और भ्रूणपोष के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n मानो और 3n मानो। अब देखो यहां कंफ्यूज ऐसे है कि जड़, तना, पत्ती सब में किस प्रकार के होते हैं, द्विगुणित। आगे हम दोबारा इस यूनिट में चर्चा करेंगे किन किन में द्विगुणित होते हैं, किन किन में अगुणित होते हैं। लेकिन एक फैक्ट है कि भ्रूणपोष दिखने में क्या होता है, त्रिगुणित, अलग अलग। लेकिन जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो यहां भ्रूणपोष क्या पाया जाता है, अगुणित पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना एक विशेष बात है कि जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, अगुणित। अब जैसे यहां अगुणित गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, 12। अब अपने इसको निकालें, 12 है। जड़ की हम बात करें, जड़ क्या होता है, 2n, तो 12 दूना 24। भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित, 24 36 हो गए, 12 तिया 36। लेकिन ये बात यदि होती एंजियोस्पर्म की तो यहां 36 हो जाता, और ऑप्शन भी देखो दे रखा है 24 और 36, लेकिन ये गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा, यहां 24 आ रहा है और यहां क्या आएगा, 12 का 12 रहेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। 24 और 12 ये उसका उत्तर होगा सही। 3 नंबर ऑप्शन इसका जो सही उत्तर होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो आपको बहुत ध्यान से देख के करना है कि बात अगुणित की कर रहा है, द्विगुणित की कर रहा है, बहुगुणित की कर रहा है, जिम्नोस्पर्म की कर रहा है या एंजियोस्पर्म की कर रहा है। इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा उस समय देखकर और ध्यान से प्रश्न को पढ़कर ही उसका उत्तर दें। जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार यहां जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा प्रश्न भ्रूणपोष से लेकर ही पूछे गए हैं। अब तक सेकंड ग्रेड में 2-3 बार प्रश्न आया है और सभी रिलेटेड इसके आसपास ही। एक तो त्रिनिषेचन, त्रिसंलयन और इस टाइप के जो प्रश्न है यहां से ज्यादातर पूछे गए हैं। तो इसमें बात है कि जिम्नोस्पर्म का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है, अगुणित होता है। और अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म। अनावर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है। अब देखो अनावर्त बीजी जिम्नो, फिर घुमाया है कि जिम्नोस्पर्म निषेचन के बाद होगा, पहले होगा, किस प्रकार का जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होगा किस प्रकार का होगा, यह भी कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगुणित होता है और निषेचन से पूर्व होता है, अगुणित होगा और निषेचन से पूर्व होगा। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होगा, त्रिगुणित होगा और निषेचन के पश्चात होगा। ये तो बात किसकी है, एंजियोस्पर्म की, और ये बात किसकी है, जिम्नोस्पर्म की। तो ये चीज आपको ध्यान में, जिम्नोस्पर्म विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। कनाडा बालसम, बहुत लेब असिस्टेंट 2000 जो पहली बार लेब असिस्टेंट हुई थी शायद, उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि कनाडा बालसम, बात हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की कर रहे हैं और वो भी किसमें, जिम्नोस्पर्म का ये पादप है कनाडा बालसम, सॉरी जो प्राप्त हो रहा है जिम्नोस्पर्म से प्राप्त हो रहा है कनाडा बालसम। कनाडा बालसम की यदि हम बात करें, एक प्रकार का सीमेंट है। कनाडा बालसम किससे प्राप्त होता है, जिम्नोस्पर्म है एक एबीज बालसेमिया, एबीज बालसेमिया से क्या प्राप्त होता है, कनाडा बालसम। ये पूछा हुआ है एक बार प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पाया जाने वाला एफिड्रा है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म क्या है, सबको पता चल गया दुनिया में कि एफिड्रा है। लेकिन एफिड्रा भी किस प्रकार का पाया जाता है, सभी एफिड्रा है, लेकिन एफिड्रा फोलिएटा जो राजस्थान में पाया जा रहा है ये पादप है एफिड्रा फोलिएटा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एग्जामिनर ने यदि घुमाया प्रश्न को तो यहां से एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म है, पुराना हो गया प्रश्न, इसे बोलते हैं एफिड्रा। लेकिन नया प्रश्न यदि यहां से बनेगा तो एफिड्रा फोलिएटा एक जाति है जो किसकी है, एफिड्रा की है। और एफिड्रा किस में पाया जाता है, राजस्थान के अंदर पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म एफिड्रा फोलिएटा। निम्न में से कौन सा एक लघु पर्णी टेरिडोफाइट है। अब देखो दो प्रकार के टेरिडोफाइट बांटे गए हैं, जिसमें गुरु पर्णी, लघु पर्णी, माइक्रोमिजोफिल, मेगा मैक्रोमिजोफिल, ये दो प्रकार के टाइप हैं। यहां पूछ रहे निम्न में से कौन सा एक लघु पर्णी टेरिडोफाइट है। ये आप विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे कि इसका जो एग्जाम्पल है वो आप एक बार देख लें
कि इसमें से कौन सा एक लघु ड्रायोप्टेरिस जो है वो किसका उदाहरण है, लघु पर्णी का है, बाकी सभी दीर्घ पर्णी है या मैक्रोफिल्स। ड्रायोप्टेरिस, ये आपको ध्यान में रखना। यहां से समबीजाणविक और विषमबीजाणविक का भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप ये भी बहुत ध्यान में रखेंगे कि किस प्रकार के जो टेरिडोफाइट है वो समबीजाणविक होते हैं और किसमें विषमबीजाणविक होते हैं। अब जिनमें देखो, यदि हम बात करें मैक्रोफिल की, माइक्रोफिल की, जिसमें क्या होगा, तना बड़ा होगा तथा पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है। तना बड़ा, पत्तियां छोटी, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लघु पर्णी, या इसको बोलते हैं माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस जिसमें तना क्या होगा, बड़ा होगा, पत्तियां छोटी होंगी। लेकिन उल्टा, तना छोटा होता है, तना छोटा होता है, पत्तियां बड़ी होती है, इसे बोलते हैं मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस, इसे बोलते हैं माइक्रोफिलस। एग्जाम्पल अलग अलग हैं। तना बड़ा होगा, पत्तियां छोटी होंगी, इस प्रकार के जो टेरिडोफाइट है वो क्या कहलाएं, पत्तियों के आधार पर वर्गीकरण है टेरिडोफाइट का मुख्य रूप से। तना बड़ा है, पत्तियां छोटी होती है, उन्हें बोलते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। और जिनमें तना क्या होगा, छोटा होगा, पत्तियां बड़ी होंगी, उन्हें बोलेंगे मैक्रोफिलस। मैक्रोफिलस में टेरिडियम है, टेरिस है, मास्टेलिया है, ये एग्जाम्पल है। और माइक्रोफिलम के अंदर इक्विसिटम, सिलेजिनेला, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो इसमें एक एग्जांपल क्या है, ड्रायोप्टेरिस भी इसका एग्जांपल है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहां से जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है, समबीजाणविक और विषमबीजाणविक, यहां से जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि समबीजाणविक और विषमबीजाणविक प्रकार के टेरिडोफाइट हैं, दो प्रकार के हैं, जिन बीजाणु के आधार पर, जिनके सभी बीजाणु समान प्रकार के होते हैं, समबीजाणविक कहते हैं। अधिकांश टेरिडोफाइट किस में आते हैं, समबीजाणविक में आते हैं। अधिकांश जो टेरिडोफाइट है वो किस में आएंगे, समबीजाणविक के अंदर आते हैं। अब समबीजाणविक की हम बात करें तो लाइकोपोडियम है, टेरिस है, टेरिडियम है, ड्रायोप्टेरिस है, ये सब आते हैं। लेकिन विषमबीजाणविक के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल हैं। तो आपको इनमें क्या करना है कि समबीजाणविक और विषमबीजाणविक में से एक को याद कर लो, आपकी ये समबीजाणविक है और ये विषमबीजाणविक है। तो यहां आपको आसानी रहेगी कि इसके अलावा जितने भी है वो विषमबीजाणविक। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि समबीजाणविक, विषमबीजाणविक, फर्न का एग्जाम्पल क्या है, तो वो चीजें आपको एक सारणी के अंदर ध्यान में रखनी है। ब्रायोफाइटा के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ब्रायोफाइटा का पादप जगत की उभयचर है। ब्रायोफाइटा का स्वतंत्र पादप शरीर, बीजाणु पीढ़ी होती है, ये असहवनीय होते हैं, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां आपको करना क्या है कि ब्रायोफाइटा के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है, इनमें कथन, गलत कथन का चयन करना है कि ब्रायोफाइटा का स्वतंत्र पादप शरीर बीजाणुद्विद होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रायोफाइटा का स्वतंत्र पादप शरीर क्या होगा, बीजाणुद्विद नहीं होगा, ये क्या होगा, युग्मकोद्भिद होगा या गैमेटोफाइटिक होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रायोफाइटा के संबंध में गलत कथन का जो चयन है करना है। एंथोसिरोस, अब देखो बात आ रही है किस पर, हम बात करेंगे किसमें, ब्रायोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइटा की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है ब्रायोफाइटा के जो क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर हम इसको 3 क्लासों में बांटते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में बांटा गया है। किस किस प्रकार की क्लास है ये आपको ध्यान में रखना है कि किसको, जैसे हिपेटिकोप्सिडा है, एंथोसिरोप्सिडा है और ब्रायोप्सिडा है। हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब किसका अन्य नाम क्या है, अब जैसे हम बात करें हिपेटिकोप्सिडा, इसको हम लीवरवर्ट बोलते हैं। लीवर की आकृति का होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, लीवरवर्ट बोला जाता है। इसको हॉर्नवर्ट बोलते हैं, हॉर्नवर्ट, इसको लीवरवर्ट। और लास्ट जो है ब्रायोप्सिडा है, इसको हम मोस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एंथोसिरोस, अब एंथोसिरोप्सिडा की बात हो रही है तो ये किसके रूप में होगा, हॉर्नवर्ट के रूप में होगा। इसको क्या बोलते हैं, हॉर्नवर्ट बोलते हैं। हॉर्नवर्ट आपको इसमें ध्यान में रखना है कि क्या बोलेंगे, इसको हॉर्नवर्ट बोलेंगे। तो ये विशेष रूप से पूछा गया कि एंथोसिरोप्सिडा किसके रूप में होगा, हॉर्नवर्ट के रूप में।
निम्न में से कौन सा जीवाश्मीय ब्रायोफाइट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण की हम बात करें तो सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व का जो पादप है ब्रायोफाइटा के अंदर वो है स्फेगनम, जिसको बोगमोस बोलते हैं, पीटमोस बोलते हैं, या एब्जॉर्वेंट कॉटन, किस बहुत से नाम इसमें दिए गए हैं। तो इसका जो स्फेगनम पादप है वो सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें इस जीवाश्मीय ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको जीवाश्मी ब्रायोफाइट कहा जाता है। स्फेगनम पीटमोस भी से बोलते हैं। मेडन हेयर वृक्ष है, मेडन हेयर वृक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्या है? जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा, ये एक प्रकार का ब्रायोफाइट नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? जिम्नोस्पर्म है। इसको क्या बोलते हैं? जिंको बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। अब निम्नलिखित में असहवनीय पुष्पोद्भिद के किस युग्म में बहुकशाभिकीय पुंमनु पाए जाते हैं? मतलब जिनमें बहुकशाभ होंगे, नर गैमिट है, मेल गैमिट है, वो क्या होंगे? बहुकशाभिकीय होंगे। ऐसी स्थिति किसके अंदर पाई जा रही है? बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइटों में दो क्लास ऐसी है जिनमें बहुकशाभिकीय पाए जाते हैं, एक तो इक्विसिटम है, एक आइसोटिस है। इक्विसिटम और आइसोटिस के अंदर क्या पाए जाएंगे? बहुकशाभिकीय है जो पाए जाते हैं, इक्विसिटम और आइसोटिस। अब आपको पता होगा कि इसके अंदर हमने साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और फर्न, ये चार हमने इसमें सब क्लासेस पढ़ी थी। और ये बात यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इक्विसिटम पादप, जिसे हॉर्स टेल बोलते हैं, ये आइसोटिस, इन दोनों में किस प्रकार के पुंमनु पाए जाते हैं? बहुकशाभिकीय। तो आपको इसमें क्लास ध्यान में रखनी है, किस क्लास में बहुकशाभिकीय है जो पुंमनु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और सी का पाया जाना किसकी विशेषता है? इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरोफिल ए व बी हो, क्लोरोफिल ए व सी हो, क्लोरोफिल ए व डी हो, इस प्रकार की पाई जाती है। तो ये पाई जाती है क्लोरोफाइसी में, ये पाई जाती है फियोफाइसी में, ये पाई जाती है रोडोफाइसी में। तो आपका जो सही उत्तर होगा क्लोरोफिल ए और सी फियोफाइसी के अंदर पाया जाता है। स्त्री धानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्त्री धानी। अब देखो, जब भी इनका विकास हुआ है पादपों का, थैलोफाइटा से लेकर ब्रायोफाइटा तक, थैलोफाइटा से लेकर ब्रायोफाइटा तक इनका जो विकास है, इनमें इनका जो एक क्रम है विशेष रूप से, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ये क्रम कहां से लेकर कहां तक है। जब तक आपको ये इस क्रम में आप याद नहीं करेंगे तो आपको ये याद भी नहीं रहेगा। अब स्त्री धानी, देखो दो चीजें हैं, एंथ्रीडिया, आर्कीगोनिया, इनका हम परमानेंट इलाज कर देते हैं, आर्कीगोनिया, जिसको हम स्त्री धानी बोल सकते हैं, अंडधानी बोल सकते हैं, और मादा जन्नांग बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? और एंथ्रीडियम, ये जो नर जन्नांग है एंथ्रीडियम, जिसको पूधानी बोलते हैं हिंदी में, पूधानी, इसकी शुरुआत कहां से होती है? अब पूधानी की जो शुरुआत है वो होती है केवल तीन के क्रम में, आपको ध्यान में रखना है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा में शुरू होगी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो गया। अब ये बात कर रहा है किसकी? आर्किगोनिया, स्त्रीधानी, अंडधानी, इसकी शुरुआत होगी कहां से? ब्रायोफाइटा से होकर शुरुआत होगी इसकी, कहां से? ब्रायोफाइटा से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। अब देखो, ये बात कर रहा है कहां से? ब्रायोफाइटा में होगी, टेरिडोफाइटा में होगी और जिम्नोस्पर्म में होगी। स्त्रीधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है, स्त्रीधानी की उपस्थिति एक समान लक्षण है, सेवालों का नहीं है, क्योंकि थैलोफाइटा में है ये दोनों। कवक, ये भी थैलोफाइटा में है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये बात कर रहा है किसकी? स्त्रीधानी की। जिसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि, सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या पाई जाती है? स्त्रीधानी पाई जाती है। आपको ध्यान में रखना है कि स्त्रीधानी ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म में स्त्रीधानी पाई जाएगी। और पूधानी की बात करें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में पाई जाएगी। और दोनों के अंदर, एंजियोस्पर्म में दोनों ही प्रकार की नहीं पाई जाती। तो ये आपको परमानेंट है कि
एंथ्रीडियम या पौधानी का विकास कहां से शुरू होता है? थैलोफाइटा से लेकर टेरिडोफाइटा में। और आर्किगोनिया की हम बात करें तो ब्रायोफाइटा से लेकर जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो ये आपको परमानेंट ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी तरीके से एग्जामिनर घुमा के प्रश्न पूछे लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। सहवन उत्तक पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू जिसको बोलेंगे सहवन उत्तक पाए जाएंगे किसके अंदर? सहवन उत्तक मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में अंदर क्या पाए जाते हैं? सहवन उत्तक पाए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि सहवन उत्तक का पाया जाना किसकी विशेषता है? टेरिडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की शुरुआत यहां से होती है सहवन उत्तकों की। विटेकर के अनुसार प्लांटी जगत में यह सभी सम्मिलित हैं। विटेकर बहुत इंपॉर्टेंट नाम दे रखा है विटेकर के वर्गीकरण का आपके क्लासिफिकेशन के अंदर। तो विशेष रूप से सारणी जो भी राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, इस प्रकार की जो सारणियां है वहां हमको पूर्ण रूप से उनको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि एक कोशिकीय होंगे, बिल्कुल नहीं है। बहुकोशिकीय होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। एक बात तो एक कोशिकीय होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कभी पदप एक कोशिकीय नहीं होंगे विटेकर के अनुसार। एक कोशिकीय ये भी नहीं। अब बात हो रही है किसकी? बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोट होंगे, ऑटोट्रोफ होंगे। स्वपोषी, यूकैरियोट और बहुकोशिकीय। इसका जो सही उत्तर होगा 2 नंबर होगा कि एक बहुकोशिकीय होंगे, यूकैरियोट होंगे और ऑटोट्रोफ होंगे। संघ कवक की लाक्षणिक विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संघ जो कवक है उसके अंदर क्या चीज है जो इसमें महत्वपूर्ण है। अब पहला है ये एक प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, गलत है। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिनमें पोषण अंतर्ग्रही विधियों द्वारा होता है, गलत है। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अवशोषण द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी बिल्कुल नहीं होते, परपोषी होते हैं, ये भी गलत है। इसका जो सही उत्तर होगा यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें अवशोषण विधि द्वारा होता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन पाया जाता है, आइसोगेमस प्रकार का, एनाइसोगेमस प्रकार का, ऊगेमस प्रकार का। ब्रायोफाइटा के अंदर देखो, एल्गी के अंदर तो सभी प्रकार के हैं, अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर एक ही प्रकार का जो वर्गीकरण है वो लैंगिक जनन पाया जाता है, वो है विषम युग्मी प्रकार का, ऊगेमस प्रकार का इसको बोल सकते हैं। टेरिडोफाइटा में मुख्य पादपकाय है। टेरिडोफाइटा के अंदर जो मुख्य पादपकाय है वो क्या है? टेरिडोफाइटा में मुख्य पादपकाय जो होगी बीजाणुद्विद प्रकार का पादप होगा, न कि गैमेटोफाइटिक। क्या होगा? स्पोरोफाइटिक होगा या बीजाणुद्विद प्रकार का पाया जाता है। शैवाल वर्ग में जिसके सदस्यों में कोशिका भित्ति में मुमेरी कमल पाया जाता है, किसकी विशेषता है? साइनोफाइसी जो कुल है उसकी, साइनोफाइसी जो क्लास है उसके अंदर मुमेरी कमल का पाया जाना, कि शैवाल के अंदर मुमेरी कमल पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह बायो के 45 क्वेश्चन हमने देखे। एक प्रश्न और है शायद, ब्रेकेट फंजाई, ब्रेकेट फंजाई रिलेटेड। अब देखो नाम इसका क्यों आया कि ये ब्रेकेट फंजाई, जैसे हम बात करें कि किसकी विशेषता है? बेस फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर ब्रेकेट फंजाई पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? इनकी जो फलनकाय होती है इसकी आकृति ब्रेकेट जैसी होती है, इसलिए इसको ब्रेकेट फंजाई कहा जाता है। ब्रेकेट यहां से लिया गया ब्रेकेट शब्द, और फलनकाय किसके समान होती है? ब्रेकेट के समान होती है। तो आपको ब्रेकेट फंजाई किसके अंदर? बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर। ये आज के हमारे 46 बायो के प्रश्न थे, आपको समझ में आए होंगे। यदि आपके सही नहीं हुए टेस्ट में कोई बात नहीं, आप इन प्रश्नों को अब याद करें। इसके अलावा इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं तो आप इस टाइप से इसको यूनिट को ऑब्जेक्टिव रूप में तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला जो पेपर होगा 19 तारीख को, भी 12 तारीख को दीपावली का अवकाश है, तो 19 तारीख को अगला टेस्ट रहेगा। 19 तारीख के टेस्ट में एंजियोस्पर्म के जो फैमिलीज हैं, 5-6 फैमिली दे रखी है उनका जो, इसके अलावा एक टॉपिक उसमें इनफ्लोरेसेंस का है, पुष्पक्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पुष्पक्रम के अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? विशेष प्रकार के जो पुष्पक्रम है, साइंथेम है, हाइपोथाइडियम है, कूट चक्रक प्रकार के, वो जो है आपको विशेष फोकस उस पर करना है। प्रश्न भी वहां से पूछा जाता है। फैमिली के अंदर भी आपको, जैसे आपकी शायद सोलेनेसी है, मालवेसी है, कोनिक्यूलेसी है, एस्ट्रेसी या कंपोजिटी जिसको बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी है, इस प्रकार की जो फैमिलीज आपकी 6 फैमिलियां दे रखी हैं, तो आपको उनको अच्छे से तैयार करना है। उनसे रिलेटेड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है या उनका जो महत्वपूर्ण पौधा है उनके साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, वनस्पति के नाम,
इस टाइप के प्रश्न वहां आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अंग्रेजी टर्म उसमें जरूर ध्यान में रखें, जैसे हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस है, एपिगाइनस है, जायांग धर, परिजायांग धर, एपिपेटल्स, इस प्रकार के जो टर्म है उनको आप इंग्लिश में जरूर ध्यान में रखें ताकि आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा ये टेस्ट हमारा 6 था जो कंप्लीट हो चुका है, शायद फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के वीडियो भी आ चुके हैं। तो आप निश्चित, मान लो कोई वीडियो लेट भी आता है तो आप निश्चिंत रहें, सभी वीडियो ऐप के अंदर अपलोड होंगे, आप टेस्ट दे लें, उसके बाद जब भी आपको समय हो उसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो लगभग साल भर आपकी ऐप में रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से बार बार इनको देखें। जो भी समस्या आ रही आप इनसे रिलेटेड, तो आप इनको बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप उन चीजों को समझेंगे। इसी तरह फिजिक्स का है, केमिस्ट्री है, बायो है, तीनों तो आप वीडियो एक से अधिक बार भी देख सकते हैं ताकि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो दोबारा जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो 5वां हमारा टेस्ट था, आगे 6 और 7 टेस्ट है जो 19 से रहेंगे, 19 का है। और एक अभी थोड़ा व्यवस्था भी हो सकता है एक आधे टेस्ट में आपको दिक्कत आए, क्योंकि अभी थोड़ा शादियों का सीजन है, शादी है, तो आप निश्चित रूप से थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना, क्योंकि अभी वैकेंसी भी नहीं है, तो आपको हो सकता है एक आधे दिन देरी भी हो, तो थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर रखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।